नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 फिजिक्स की उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स काफी अच्छी यूनिट है, इंटरेस्टिंग भी है। इसके बहुत सारे एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए भी है, ठीक है। और बहुत अच्छी यूनिट है। और सवाल इसमें दोनों टाइप के आते हैं, न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल टाइप पे मिक्स में सवाल चलते हैं, ठीक है कि भाई एक थ्योरी पूछ लिया तो एक न्यूमेरिकल वगैरह ऐसी चीजें होती रहती है। और बहुत ही शानदार है यूनिट, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्मोडायनेमिक जैसे उष्मागतिकी जैसे कि अपन ने बाकी की फिजिक्स की यूनिट की है, वैसे कि वैसे इसको भी अपन समझ लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अध्ययन बोर्ड है वो उसका क्या पैटर्न रहता है, वो क्या चीज करता है और इसमें क्या क्या टॉपिक है। उष्मागतिकी वैसे बहुत बड़ा है, जैसे कि आप 11-12 का जो मटेरियल देखो उस हिसाब से उष्मागतिकी बहुत बड़ा है, लेकिन अपने को उतना नहीं पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट फॉलो करना है। 2022 में मैंने लिमिटेड पढ़ाया था। लिमिटेड बोले तो ऐसा नहीं कि कम, ठीक है। 100 है तो 100 का 102 कर दो, 105 कर दो, बस। 100 की जगह लोग पढ़ा रहे हैं 150, 130, 140, कोई तो 200 ही पढ़ा रहा है, ठीक है। वो पढ़ा क्या रहा है, वो सेकंड ग्रेड के वीडियो डाल रहे हैं बस, ताकि सेकंड ग्रेड का वाले भी खुश, लैब असिस्टेंट वाले भी खुश, ठीक है। लैब असिस्टेंट ओरिएंटेड फिक्स बहुत कम चीजें हो रही है, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करता। तो अब पहले देख लेते हैं कि भाई क्या टॉपिक है। टॉपिक 2 है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। एक टॉपिक ये हो गया, यानी कि उष्मागतिकी के नियम। उसके अलावा उष्मा इंजन, ये वाला एक टॉपिक है। 2016 में बात करें तो 3 सवाल आए थे। 2 सवाल इन्होंने उष्मागतिकी के नियमों से पूछ लिए थे और 1 सवाल इन्होंने उष्मा इंजन से पूछ लिया था। 2018 में 4 सवाल आए थे, 2 इससे 2 इससे। 2022 के जो 28 वाले शिफ्ट में कितने आए थे? 2 सवाल, 1 सवाल इससे, 1 सवाल इससे। और 29 वाले शिफ्ट में 3 सवाल, 1 सवाल इससे और 2 सवाल इससे। मैंने उष्मा इंजन 2022 में जब पढ़ाया तो बोला था, मैंने कहा इससे 1 सवाल आएगा फिक्स है। वो एक लेक्चर था, मैंने कहा इससे आज की क्लास से 1 सवाल पक्का आने वाला है। वो थंबनेल भी बनाया था, तो उसमें वही लिखा था कि 1 सवाल फिक्स है, ठीक है। वो 2022 की जो क्लास है वो ऐसी किसी वो पढ़िए, ठीक है। 2022 में इस चैप्टर को बहुत ढंग से, मस्त ढंग से पढ़ाया गया था। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, सिलेबस वही है तो 2022 में था, वो आपके 2025 में भी है। 2022 में इस यूनिट उष्मागतिकी को बहुत ढंग से पढ़ा था। ऐसा नहीं था कि इसको लास्ट में फास्ट किया था, पूरा ढंग से पढ़ा था, ठीक है। कोई इसमें कोई ज्यादा आपने को चेंज करने की जरूरत है नहीं। जो सिलेबस 2022 में था, जैसा मैंने 2022 में पढ़ाया वैसा अब भी पढ़ाऊंगा। तो फर्क सिर्फ ये है कि वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, ये डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए इसमें जो आगे नेक्स्ट जो होगी क्लासेस वो आपकी पुरानी वाली ही ऐड होगी। आप टेंशन मत लो, नोट्स आपको इनके भी मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपको इनके भी मिल जाएंगे। बाकी लेक्चर वही है, चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है, समझाने वाला भी मैं ही हूं, ठीक है। और सफिशिएंट सही ढंग से समझाया भी गया है। कुछ 1-2 पॉइंट्स, 1-2 लाइन है या फिर कुछ पर्टिकुलर मुझे लगेगा कि जहां मुझे ऐड करना चाहिए, वहां मैं बीच में उसको ऐड कर दूंगा। बाकी ये क्लास है, ये पढ़ के बच्चों ने सारे सवाल सही किए थे, ठीक है। तो आपको कुछ भी ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। जो 2022 की जो क्लास आपके चलेगी मैं सेम टू सेम इसमें कर दूंगा ऐड, ठीक है। वही आपको आगे पढ़नी है, इसलिए कुछ भी सोचना नहीं है। नोट्स आपको इसके भी मिल जाएंगे, नोट जो भी हम हमारे हैंड रिटन नोट्स होंगे आपको इसके भी शेयर कर दिया। इसकी आपको पैनल पीडीएफ नहीं आएगी क्योंकि वो पहले की वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। बाकी उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं है भाई, सिलेबस चेंज नहीं है, टीचर मैं ही हूँ, ठीक है। सिर्फ एक बोर्ड का फर्क है, वो डिजिटल बोर्ड था, वो व्हाइट बोर्ड है, बस सिर्फ इतना फर्क है। बाकी सब कुछ एफर्ट वहां पर भी इतना ही था और अब भी अगर होता तो इतना ही होता। तो उसके बदले अपन ये करेंगे कि भाई टेस्ट सीरीज पे फोकस करेंगे ज्यादा। टेस्ट सीरीज में अच्छे से सवाल डालेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वगैरह। तो वो ये टाइमिंग जो है अपना रहेगा वो अपन उस पर यूज कर लेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। बाकी उसी थ्योरी को बार बार मैं पढ़ाऊं तो उसके मैं वो टाइम ही वेस्ट है, ठीक है। वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ो या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ो, बात वही है, ठीक है ना। तो आगे आपकी जो क्लासेज है
वो आपको ऐड की हुई मिल जाएगी। और मस्त मतलब बिल्कुल सेशन जहां पर भी लगेगा बीच बीच में छोटी छोटी चीजें जहां कुछ ऐड करने का मुझे लगा वहां मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, सो ये चैप्टर बहुत ही शानदार है और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लेके चलता हूं आपको 2022 में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी चैप्टर। ऊष्मागतिकी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले 3 चीज़ें मेन होती है जो पॉइंट से समझने की, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। अब देखो पहली बात तो निकाय क्या है। निकाय तो आप सभी को पता है, आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। निकाय मतलब कुछ भी, जैसे कि ये मैंने इसको मान लिया निकाय, ठीक है, ये जो डस्टर है ये मेरा एक निकाय है, समझ गए। अगर मैं इसके डस्टर के ऊपर कोई कण मूव कर रहा है और मैं किसी ज़मीन पे खड़ा हूँ और फिर देख रहा हूँ तो ये कण की गति किसी और निकाय में हो रही है और मैं किसी दूसरे निकाय पे हूँ, समझ गए। अगर मैं इसी पे बैठ के इस कण की गति को देखूँ तो मैं जो गति को देख रहा हूँ और जो कण जो गति कर रहा है वो दोनों क्या सेम निकाय में, मतलब सिस्टम टाइप ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे कि अपना कोई भी एक सिस्टम हो गया, ये डस्टर, अपन किसी को भी एक निकाय मान सकते हैं, समझ गए, किसी को भी एक निकाय मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो निकाय तो आप समझ गए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। ये बोर्ड है, ये समझ लो बोर्ड है, मैंने इस बोर्ड को भी निकाय मान लिया बस, ठीक है। तो सिर्फ इस बोर्ड के अंदर जो कार्य होगा उसके बारे में ही मेरे को बात करनी है, ये समझ लो, ठीक है। तो वो होता है निकाय। अब निकाय में एक होता है खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। इनका मतलब क्या है? खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पानी की ले ली बाल्टी, एक ले ली बाल्टी, बाल्टी में भरा हुआ है पानी, बाल्टी में भरा हुआ है पानी, ठीक है, क्या है इसमें? वाटर। अब ये क्या होगा कि इस बाल्टी को मैंने क्या मान लिया भाई, बाल्टी एक निकाय है, एक बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है, तो ये बाल्टी क्या एक निकाय है और इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो बाल्टी अपने आप में क्या है? एक निकाय। ये क्या एक निकाय है, बाल्टी क्या एक निकाय। और इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसको बोलते हैं परिवेश। परिवेश, इस बाल्टी के आसपास के क्षेत्र को बोलेंगे परिवेश। ये परिवेश किस के हिसाब से बोलेंगे? अपन ऊष्मागति के हिसाब से इसको बोलते हैं परिवेश। कि बाल्टी एक निकाय हो गया तो बाल्टी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, आसपास का वायुमंडल, वातावरण, उसको बोलेंगे परिवेश, समझ गए। तो एक पहला आता है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ऐसा निकाय जिससे ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव हो। ऐसा निकाय जिससे ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव हो। आदान प्रदान किसके बीच में? परिवेश और निकाय के बीच में, परिवेश और निकाय के बीच में, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा ये परिवेश और निकाय के बीच में होगा, हो सकता है इस बाल्टी के पास चिपकाई हुई दूसरी एक और बाल्टी है, एक निकाय ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो निकाय से निकाय में भी बात अपन कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं कि भाई जो द्रव्यमान ऊर्जा का आदान प्रदान होगा वो सिर्फ निकाय से परिवेश में ही होगा, निकाय से किसी पास में एक और निकाय है तो उसमें भी हो सकता है, तो उसका कुछ इश्यू नहीं, ठीक है। तो मोस्टली अपन चलो ये मान के चले कि भाई परिवेश है और एक निकाय है, क्या है? एक निकाय है। तो ऐसा निकाय जिससे ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों को आदान प्रदान संभव हो। अब ये बाल्टी क्या है? खुली है। बाल्टी क्या खुली है तो इजीली पानी यहाँ से बाहर आ सकता है, इस परिवेश में आ सकता है, ठीक है। तो मतलब पानी बाहर आ सकता है, मतलब क्या बाहर आएगा? द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सकता है। अब आप इसमें और पानी डाल सकते हो, पानी बाहर ले सकते हो, समझ रहे हो। अब दूसरा है ऊर्जा, यानी कि अगर बाल्टी में पानी क्या है? गर्म है, पानी गर्म है और आपके जो आसपास का जो वातावरण है, जो परिवेश है, वहाँ की हवा टेम्परेचर क्या है? कूल है। तो क्या होगा? निकाय से ऊष्मा कहाँ आ जाएगी? परिवेश में। निकाय से ऊष्मा कहाँ आ जाएगी? परिवेश में आ जाएगी और निकाय क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ऐसे होगा। अगर निकाय में पानी ठंडा है और आसपास की हवा क्या है? गर्म है, परिवेश गर्म है, परिवेश का तापमान ज़्यादा है, तो क्या होगा? परिवेश से ऊष्मा निकाय में जाएगी और इस पानी को ठंडा कर देगी। किस लेवल तक? जब तक परिवेश
और निकाय दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता, यानी कि तापीय साम्य में नहीं जाए। तापीय साम्य मतलब क्या होता है, एक शब्द आएगा तापीय साम्य। तापीय साम्य होता है मतलब दोनों का तापमान समान रहना, समझ गए, दोनों का तापमान समान रहना, उसको बोलते हैं तापीय साम्य। एक और होता है यांत्रिक साम्य। यांत्रिक साम्य मतलब किसी भी वस्तु पर बल जीरो, किसी भी वस्तु पर, कोई वस्तु है, वो वस्तु अगर मैं बोलूँ कि यांत्रिक साम्य में, यानी कि उस पर बल जीरो है, टोटल बल जीरो है, ठीक है, ये नहीं कि बल जीरो है, उसका कुल बल जीरो है, समझ गए। यांत्रिक साम्य में कहीं पर भी ना तो घूम रही है ना ही कर रही है, गति कर रही है, ठीक है, ये होगी। एक होता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी हुई है, किसी एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदल रही, समझ गए, वो होता है रासायनिक साम्य। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो बनी हुई है। यहाँ पे अपना काम आएगा शब्द तापीय साम्य। तो जब तक वो तापीय साम्य में नहीं आ जाए तब तक, अगर इसका ताप ज़्यादा तो ये उसको उष्मा देगा, इसका ताप ज़्यादा तो ये उसको उष्मा देगा, और कुल मिला के जब तापीय साम्य में आ जाएंगे तब उष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, तब उष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो ओपन निकाय है, खुला निकाय किसको बोलेंगे, ऐसा निकाय जिससे ऊर्जा, देखो उष्मा बोलो, ठीक है, ऊर्जा बोलो या फिर बोलो कार्य, उष्मा, ऊर्जा और कार्य, ये सभी क्या है, एक टाइप से ऊर्जा ही है, ठीक है। ये क्या है, कार्य भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा तो ऊर्जा है ही है, और उष्मा भी एक ऊर्जा है, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। उष्मा के मात्रा का अपन मोस्टली किस में लेते हैं, कैलोरी वगैरह उसमें, ठीक है। और जो ये अपने जो कार्य है, कार्य का मात्रा किस में लेते हैं, जूल में वगैरह, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, चीज़ें थोड़ी डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। उष्मा देना यानी कि ऊर्जा देना ही होता है, उष्मा देना यानी कि ऊर्जा देना ही होता है, ठीक है। और अगर किसी पे कार्य कर रहे हो, वो भी एक ऊर्जा आप दे रहे हो तभी तो कार्य होता है, तो सेम चीज़ है सारी, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो ऐसा निकाय जिससे ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव हो, ऐसा निकाय जिससे ऊर्जा यानी कि उष्मा यहाँ से जा रही है, और उष्मा का स्थानांतरण होता कब है, जब ताप में अंतर हो। जब ताप में अंतर होता है तो उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मा का, जिस प्रकार धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, उसी प्रकार उष्मा का प्रवाह अधिक ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, ध्यान रखना। जिस प्रकार धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, उसी प्रकार उष्मा का प्रवाह उच्च तापमान वाले निकाय से निम्न वाले में होता है, ठीक है, जब तक कि उन दोनों का तापमान समान नहीं आ जाता। तो खुले निकाय में क्या होगा, दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। अब एक बंद निकाय, बंद निकाय मतलब, अब ये बाल्टी है ना, मैंने मान लिया बाल्टी की जगह डिब्बा है, एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर मैंने पानी भर दिया, डिब्बा पैक है, डिब्बा क्या एकदम पैक है, डिब्बा क्या एकदम पैक है। लेकिन ये डिब्बा किसका बना हुआ है, मैंने माना स्टील का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। तो क्या होगा, ऐसा निकाय जिससे केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके, द्रव्यमान का नहीं। ऐसा निकाय जिससे केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके, द्रव्यमान का नहीं। तो अब देखो यहाँ से द्रव्यमान का आदान प्रदान हो नहीं सकता, बंद है, जितना पानी है उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, क्योंकि स्टील का है। तो साफ बात है, अगर बाहर का तापमान ज़्यादा है तो ये पानी को क्या कर देगा, गर्म, और अगर बाहर का तापमान थोड़ा ठंडा है तो ये भी पानी को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। मतलब इनके बीच में उष्मा का आदान प्रदान हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, और स्टील क्या करेगा, उष्मा का वो करता है ना, चालन करता है, तो उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगी, समझ गए। तो क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान हो पा रहा है लेकिन द्रव्यमान का नहीं, वो होता है बंद निकाय, वो होता है बंद निकाय। एक होता है विलगित निकाय। क्या होता है, विलगित निकाय। विलगित निकाय यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आइसोलेटेड, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें होता है कि भाई उष्मा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव नहीं होता। उष्मा एंड द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव नहीं होता, ठीक है। मतलब ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा, उष्मा तथा द्रव्यमान दोनों का ही आदान प्रदान संभव नहीं होता है। अब देखो रियल में देखें ना तो आइडियल यानी कि आदर्श, मतलब कोई भी निकाय ऐसे विलगित नहीं हो सकता, समझ गए। सिंपली विलगित नहीं हो सकता। अपनी आसपास की चीज़ें कोई भी ऐसी नहीं है जो विलगित है,
उसमें किसी न किसी कारणवश ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। जैसे कि अपने घर में चाय गर्म करने का वो होता है, सॉरी चाय को गर्म रखने के लिए अपन काम में लेते हैं एक बर्तन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपन उसमें चाय डालते हैं, लेकिन थोड़ी मतलब आज चाय डाली तो 2 दिन तक 3 दिन तक अगर वो गर्म की गर्म रहेगी, वो कितना रखेगी, मोस्टली 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और 2 घंटे तक गर्म रख सकती है, लेकिन उसको भी अपन एक तरीके से कुछ हद तक विलगित निकाय मान सकते हैं कि भाई चाय कहीं बाहर तो जा नहीं रही, ठीक है, बंद है, बंद मान लो भाई, ये मान लो कि वो ढक्कन नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो चाय मतलब द्रव्यमान तो कहीं जा नहीं रहा, द्रव्यमान उतना का होता है, और ऊष्मा भी क्या हो रही है, लगभग 2 घंटे तक तो एटलीस्ट हमारा ये विलगित निकाय की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, जितनी चाय गर्म है उतनी होती रह रही है। लेकिन हमेशा लंबे समय तक इसको नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक रखने के लिए क्या चाहिए अपने को, आदर्श विलगित निकाय। क्या चाहिए, आदर्श विलगित निकाय, यानी कि आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम। आदर्श विलगित निकाय क्या होता है कि ऐसा विलगित निकाय होता है कि जिसकी दीवारें आदर्श ऊष्मीय कुचालक होती है, आदर्श रूप से ऊष्मीय कुचालक होती है, यानी कि अगर उसकी दीवारों में ऊष्मा का चालन पॉसिबल ही नहीं है, इस प्रकार की वस्तु के या इस प्रकार के मैटर से वो दीवारें बनाई जाए, ठीक है, कि उसमें ऊष्मा का चालन हो ही नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले आप आज चाय डाल दी ना, 100 साल बाद मतलब आने वाले तुम्हारे आप दादाजी बन जाओगे, आपके पोते बन जाएंगे ना, वो चाय पिएंगे ना, तभी वो चाय गर्म की गर्म रहनी चाहिए। तो वो होता है आदर्श विलगित निकाय, समझ गए। मतलब समय पे फिर डिपेंड नहीं करेगा, कितना भी समय हो जाए, बस अगर एक बार डाल दिया गर्म तो पास में भले क्या बोले सर्दी पड़ जाए, कितनी भी बाहर का टेम्परेचर -100 क्यों हो जाए, अंदर अगर वो चाय 100 डिग्री पे है तो वो 100 पे ही रहनी चाहिए, भले बाहर का टेम्परेचर -100 क्यों नहीं हो जाए। तो ऐसी स्थिति अपन ऐसा कोई चीज़ बना नहीं सकते, अपन तो बना नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं आदर्श, कि भाई जो हो नहीं सकता लेकिन ऐसा मान सकते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल। तो भाई आदर्श विलगित निकाय की दीवारें आदर्श ऊष्मीय कुचालक होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें ऊष्मा का चालन नहीं होना चाहिए, समझ गए, ऊष्मा कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस ये तीनों चीज़ें अगर समझ में आ गई है ना, फिर काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है ना, ठीक है, किसी अदर वे में मत लेना इसको। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, यानी कि मतलब ये आपको समझ में आ गया, इसमें आपको मज़ा आ गया, तो आगे भी मज़ा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित। खुला मतलब कुछ भी ले लो दे दो, ठीक है। बंद मतलब ओनली फॉर ऊष्मा आर पार हो सकती है, द्रव्यमान नहीं, ठीक है। और विलगित निकाय मतलब किसी का भी लेन देन नहीं, किसी का भी, सब कुछ बंद, विलगित, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों में संबंध, मतलब ठीक है, संबंध तो क्या, तीनों लगभग सेम ही चीज़ है, लगभग क्या है, सेम ही चीज़ है। अपन पढ़ते हैं ना, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, जो अपन कार्य कर पाते हैं वो किस लिए कर पाते हैं, क्योंकि अपने अंदर ऊर्जा होती है तब कर पाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्या करते हैं अपन, कार्य और ऊर्जा के लिए तो अपन एक ही मात्रा काम में लेते हैं, कार्य ऊर्जा को जूल में व्यक्त करते हैं, कार्य ऊर्जा को जूल में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ऊष्मा भी अपने को कहाँ से होती है प्राप्त, अगर ऊर्जा दे तो वो ऊष्मा में बदल सकती है, ठीक है। अगर उस पर कार्य करो तो भी वो ऊष्मा बदल सकती है, ठीक है। लेकिन इस ऊष्मा को मुख्यतः अपन शो करने के लिए कैलोरी में व्यक्त करते हैं, ऊष्मा को मुख्यतः कैलोरी में व्यक्त करते हैं, समझ गए। जैसे कि अपन आजकल तो ये कैलोरी सब बहुत ही फेमस हो गया है, ठीक है, कि भी अपनी कैलोरी मतलब अपन जो खाना खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है, जो भी आप मार्केट से चीज़ भी परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इसमें होती कितनी कैलोरी है, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो इस ऊष्मा को अपन कैलोरी में व्यक्त करते हैं कि भाई अपनी बॉडी को इतनी कैलोरी मिलने वाली है। अब कैलोरी और जूल का आपस में संबंध होता है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, यानी कि रियल में ये 4.2 नहीं होगी, ये होता है 4.184, 4.184, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली देखें तो भाई ये 4 है तो इसको अपन, ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है, तो इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। अगर इस वाली संख्या कोई 5, 6, 7 ऐसी हो तो इसको अपन पूरा 1 अंक इसमें बढ़ा देते हैं, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट कितना है, 4.2 के आसपास। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, समझ गए, यानी कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो क्या करोगे, जब आपको किसी कैलोरी को जूल में बदलना है, कैलोरी इंटू 4.2 से करोगे गुणा
तो वो आ जाएगा जूल। समझ गए? आप अगर कोई संख्या किस में दी हुई है, कैलोरी में दी हुई है कोई मान, उसको 4.2 से गुणा करो, वो आ जाएगा जूल में। और यदि जूल में दिया हुआ है और उसमें 4.2 से भाग दोगे तो वो आ जाएगा कैलोरी में, वो आ जाएगा कैलोरी में। समझ गए? अब देखो अपनी कॉन्सेप्ट को थोड़ा शार्प करते हैं कि भाई कार्य एवं ऊष्मा की तुल्यता, आखिर में कार्य एवं ऊष्मा का संबंध कैसे है। ठीक है, अब देखो मैं बताऊँ, ये क्या भाई, यदि किसी निकाय पर कार्य किया जाता है तो निकाय में ऊष्मा उत्पन्न होती है, या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर ऊष्मा में वृद्धि होती है, ये समझ लो। ऊष्मा उत्पन्न होती है तो जूल के नियमानुसार किया गया कार्य संबंधवादी होता है उत्पन्न ऊष्मा के। ऊष्मा उत्पन्न होना कि हीट उत्पन्न होना, क्या होना, हीट होना। हीट मतलब तापमान बढ़ना। तो अब देखो एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको कि आपके पास एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, वो पानी कैसा है, ठंडा है। आप खुद भी कर सकते हो इस एग्जाम्पल को, पानी ठंडा है। अब क्या करो, आप इसको हिलाओ, ऐसे बहुत देर तक हिलाओ, उसको हिलाते रहो बहुत देर तक हिलाओ। क्या होगा, कुछ देर बाद वो पानी ठंडा है उसका थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, और हो सकता है थोड़ा गर्म भी हो जाए। समझ गए? तो उस स्थिति में हुआ क्या, आपने उस बोतल पे कार्य किया। ठीक है, बोतल पे कार्य मतलब उस पानी पे कार्य हुआ, पानी के कण आपस में टकराए। आपने जो कार्य किया उसके कारण जो ऊर्जा दी, उसके कारण पानी के कण आपस में टकराए, टकराने के कारण क्या हुआ, इनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हुई। क्या हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो रियल में हुआ क्या कि आपका जो कार्य है वो किस में बदल गया, ऊष्मा में बदल गया, यानी कि तापमान में बदल गया। समझ गए? तो जो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है, उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। तो W समानुपाती H, H होता है ऊष्मा और W कार्य। ठीक है, तो W बराबर JH, इसको लिखते हैं W बराबर JH, जहाँ पे J क्या है, J क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। इसका मान होता है J = 4.2 जूल पर कैलोरी, 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, ये होता है। तो अब देखो ये क्या हो गया, 4.2 जूल पर कैलोरी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप यदि 1 जूल मतलब अगर आपको 4.2 जूल इस पे करोगे कार्य, तो कुल मिला के 1 कैलोरी ऊष्मा में वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगा, J = W/H। इसको भूल जाओ, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है अपने पास कि भाई वही कहने का मतलब ये जो अपने पहले पढ़ा है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, बस बात खत्म। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये जे क्या है, जे कोई भौतिक राशि वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक है, मतलब दोनों के बीच में तुलना करने के लिए है, यानी कि ऊर्जा या कार्य और ऊष्मा के बीच में क्या तुलना हो सकती है। ठीक है, वो तुलना करने वाला यांत्रिक तुल्यांक है। समझ गए? जैसे कि जिस प्रकार मीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है कि यदि आप मीटर को 10 से गुणा करो तो क्या आता है, सॉरी मीटर को 100 से गुणा करो तो क्या आता है, सेंटीमीटर। मीटर को 100 से गुणा करो तो क्या आता है, सेंटीमीटर आता है। तो 100 क्या है, सेम जो काम यहाँ पे 100 का है वो काम किसका है, जे का है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। समझ गए? इसको बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो बस 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो इस कैलोरी को जूल में बदलना है तो 4.2 से गुणा कर दो। समझ गए? और अगर जूल को बदलना है कैलोरी में तो 4.2 से भाग दे दो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसमें बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ कैलोरी, जूल हुआ छोटा। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि किया गया कार्य हमेशा उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। ठीक है, किया गया कार्य हमेशा उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये अब चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे और भी कॉन्सेप्ट सारा हो जाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त सवाल है। ये कह रहा है कि माना किसी निकाय में 2.1 kg द्रव्यमान को 10 मीटर ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। ये कोई निकाय मान लिया मैंने, ये निकाय है। ठीक है, ये क्या है, कोई निकाय है, ये कोई निकाय हो गया। इसमें मैं क्या करूँ, 10 मीटर ऊंचाई से 2.1 kg के कोई पत्थर है, कोई द्रव्यमान है, उसको नीचे गिराया जाता है। तो ये कह रहा है कि यदि द्रव्यमान की संपूर्ण ऊर्जा उष्मा के रूप में वायु को प्राप्त हो तो प्राप्त उष्मा का मान ज्ञात करें। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर जो 2.1 kg का पत्थर नीचे आएगा तो ये उष्मा नीचे आने पर किस में बदल जाएगी, सॉरी सारी जो स्थितिज ऊर्जा है ऊपर क्या होगी, स्थितिज होगी,
नीचे आएगी तो किसमें बदलेगी, गतिज में। तो सारी की सारी यहाँ आने तक जब तक टकराएगा उसके जस्ट पहले तक क्या होगी, सारी की सारी किसमें होगी, गतिज में बदल जाएगी। ठीक है, वो सारी की सारी गतिज में बदल जाएगी। तो चूंकि इससे टक्कर होगी तो टक्कर होते ही इसका वेग जीरो हो जाएगा, टक्कर होते ही क्या हो जाएगा, वेग जीरो हो जाएगा। तो माना कि भाई जो टक्कर हो रही है वो क्या, प्रत्यास्थ टक्कर, यानी कि इस साफ कह रहा है कि यदि द्रव्यमान की संपूर्ण ऊर्जा उष्मा के रूप में व्यक्त हो, यानी कि जो टक्कर होगी ना तो टक्कर से क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी। क्या होगी, उत्पन्न हीट होगी। तो पूरी की पूरी जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें बदल जाएगी, इसकी वायुमंडल की उष्मा में। ये जो हीट उत्पन्न होगी तो हीट किसको जाएगी, वायुमंडल को, समझ गए। तो हीट कितनी जाएगी, वो उष्मा कितनी प्राप्त होगी वो अपने को ज्ञात करना है, समझ गए। तो देखो ये यहाँ पर है, यहाँ पर मान लिया पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पर यदि पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। तो जब पत्थर ए पर इसकी क्या है, ए पर स्थितिज ऊर्जा, ए पर स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, ये होता है m कितना है 2.1 इंटू जी 10 h 10, जी 10 दे दिया, कितना हुआ, तो ये 210 जूल, 210 जूल, क्या आया, 210 जूल आ गया। अब देखो बी पर आने पर, कहाँ पर, यहाँ पर बी बिंदु पर आने पर सारी ऊर्जा गतिज में बदल जाएगी, गतिज में बदल जाएगी। क्या होगी, बी पर आने पर क्या होगा, सारी की सारी ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज में, किसमें बदल जाएगी, गतिज में। ठीक है, और टक्कर के बाद सारी गतिज ऊर्जा वायुमंडल को इस उष्मा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, वायुमंडल को उष्मा के रूप में प्राप्त होगी, समझ गए। तो उष्मा कितनी होगी, तो उष्मा कितनी हो जाएगी, उष्मा इज इक्वल टू कितना है, 210 जूल है। इसको बदलना है अपने को किसमें, कैलोरी में। तो 210 डिवाइड बाय 4.2, तो ये कितना आएगा, देखो कितना आ रहा है, 5 और 5, ठीक है, 5 और 5 के आसपास देख लो, ये आ रहा है 40 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 मिनट, जस्ट वेट, सिंपल सा दिमाग लगाओ। यहाँ से ये पॉइंट हटा दो, ये कितना आ गया, 2100 आ गया, ठीक है, ज़्यादा करने का काम नहीं है। फिर क्या कर सकते हो, 21 और 42 ऐसे क्या सकता है, यानी कि ये 21 से 100 बार और 21 से ये 2 बार, कितना जाएगा, 50, कितना जाएगा, 50, ठीक है। तो ये कितना होगा अपने को, 50, ये मिल जाएगा अपने को 50 कैलोरी, क्या मिल जाएगा, 50 कैलोरी। तो देख लो अपने जो यहाँ से अपने जो ऊर्जा थी उसके बाद कितनी ऊर्जा थी, 210 जूल, वो नीचे आने पर गतिज में बदली, फिर जब टक्कर हुई तो टक्कर से उष्मा में बदली, ठीक है। और कुल मिला के जो जिस कैलोरी, कितनी कैलोरी उसको प्राप्त हुई, वो हुई 50 कैलोरी। कितनी कैलोरी हुई प्राप्त, 50 कैलोरी। तो सवाल मस्त था। तो वायुमंडल को कुल मिला के कितनी उष्मा प्राप्त होगी, 50 कैलोरी के आसपास, मतलब 50 कैलोरी ही, मतलब आसपास क्या, एग्जैक्ट 50 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो 50 कैलोरी उष्मा प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखो आगे, उष्मा गति का शून्यांकी नियम या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ये जीरो लॉ आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में आपके उष्मा गति का प्रथम नियम से स्टार्ट है, लेकिन चूंकि प्रथम नियम पढ़ना है तो उससे पहले जीरो लॉ वो भी पढ़ लेते हैं। वो भी कोई टफ है नहीं चीज़, सिंपल सी चीज़ है, समझ लो, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो साम्य वगैरह वो चीज़ आप इसमें समझ जाओगे, ठीक है। बहुत ईजी सा चीज़ है। ये कह रहा है कि भाई शून्य के नियम क्या कहता है कि यदि दो निकाय किसी अन्य निकाय के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होंगे। क्या कह रहा है, यदि दो निकाय किसी अन्य निकाय के साथ अलग अलग तापीय संतुलन में हो तो वो परस्पर भी तापीय संतुलन में होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि ए और सी तापीय साम्य में है
बी और सी भी तापीय साम्य में है तो ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। सेम वही है, ए बराबर सी ओ और बी बराबर सी हो तो ए बराबर बी होगा। सेम बात है भाई, अगर ए बराबर सी है और बी बराबर सी है तो सब बात ए बराबर बी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही कहना चाह रहे हैं कि भाई यदि ए और सी तापीय साम्य में है, बी और सी तापीय साम्य में है तो ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। बात खत्म। क्या है, ए और सी यदि तापीय साम्य में, यानी कि इनका तापमान समान दोनों का, तापीय साम्य मतलब तापमान समान, बी और सी तापीय साम्य में है, ठीक है, तो ए और बी भी परस्पर तापीय साम्य में ही होंगे। अगर इसने कहा है नहीं कहा, लेकिन ए और बी भी परस्पर तापीय साम्य में ही होंगे। अगर कोई आपको ये बोल दे कि भाई ए बराबर सी है और कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे कि सर बी बराबर भी सी है, ठीक है, यदि ए बराबर सी है और बी बराबर भी सी है तो ऑटोमेटिकली ए बराबर बी ही होगा ना। तो सेम बात ये भी है, ठीक है। तो यदि ए व सी तापीय साम्य में है तथा बी व सी भी तापीय साम्य में है तो ए व बी भी तापीय साम्य में होंगे। समझ गए। अब देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, तापीय साम्य, तापीय संतुलन, ऊष्मीय साम्य, ऊष्मीय संतुलन चारों एक ही शब्द है, ठीक है, अलग अलग ढंग से बोलने का है। बाकी तापीय साम्य बोलो तो भी बात वही है, तापीय संतुलन, ऊष्मीय साम्य, ऊष्मीय संतुलन। सिंपल सा मानना ये कि तापीय साम्य अर्थात ताप समान। क्या हो जाएगा, ताप समान, यानी कि यदि तीनों तापीय साम्य में आ गए तो टी ए बराबर टी सी बराबर टी बी, तीनों का तापमान समान हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट कि इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय तापीय साम्य में हो तो उनमें एक गुण उभयनिष्ठ होता है। यदि भाई दो निकाय या तीन निकाय, चार निकाय जो आपस में तापीय साम्य है तो उनमें केवल एक गुण उभयनिष्ठ होता है। एक गुण क्या होगा, उभयनिष्ठ, कॉमन होगा, जिसका मान दोनों में ही समान होता है। कोई ऐसा गुण होता है जिसका मान दोनों में समान होता है और वो है ताप। वो कौन सा गुण है, ताप। अतः ये नियम ताप की परिभाषा देता है। समझ गए कि भाई ताप की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन, कि यदि तापीय साम्य की स्थिति में, तापीय साम्य की स्थिति में वह गुण, तापीय साम्य की स्थिति में वह गुण जो दोनों निकायों या अगर तीन निकाय तो तीनों निकायों में समान हो, उसका मान भी समान हो, उस गुण को ताप कहते हैं। समझ गए, सिंपल सी चीज़ है। तो ये है अपना ऊष्मागति का शून्यांकी नियम। समझने की बात है कि तापीय साम्य, ऊष्मीय साम्य का मतलब होता है दोनों निकायों में ताप समान। तो उसका तापमान 30 डिग्री है तो उसका भी 30 डिग्री रहेगा, ठीक है, वो हो गया तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य, संतुलन, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। ए और सी साम्य में है, बी और सी साम्य में है तो ए और बी भी साम्य में होंगे, ठीक है। मैथ्स में करते थे अपन कि एक्स बराबर वाई है और जेड बराबर वाई है तो एक्स बराबर जेड होगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर से पढ़ेंगे ऊष्मागति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। सो थैंक यू सो मच।